हेलो एवरीवन। हम आप लोगों को जो अरिहंत एनसीईआरटी के नोट्स आए हैं उसके नोट्स और एमसीक्यू हम आपको दोनों कराएंगे। तो इसके आज इकोनॉमिक्स के हम एमसीक्यू लेके आए हैं। दो शब्द आपके लिए लिखे हुए हैं। पूरा करना है अगर आईएएस का सपना तो ज़रूरी है एनसीईआरटी को समझना। तो इसलिए एनसीईआरटी का महत्व इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। देख लेते हैं जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी के जो एमसीक्यू आए हैं इनमें कौन कौन से चैप्टर हैं। पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था, दूसरा है राष्ट्रीय आय, तीसरा है आर्थिक नियोजन, चौथा है निर्धनता एवं बेरोजगारी, पांचवा है ग्रामीण एवं नगरीय विकास आधारभूत संरचना के बारे में बताया गया है, छठवां है कृषि, सातवां उद्योग एवं औद्योगिक नीति, आठवां है मुद्रा एवं बैंकिंग, नौवां है लोक वित्त राजकोषीय नीति एवं बजट, 10वां है विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन, 11वां है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, और जो मेरे पास 12 चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आपको इस एनसीईआरटी की विशेषता बता दें, ये जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है इसमें 9 से 12 तक के एमसीक्यू दिए हुए हैं, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर हैं। और एक बात बता दें, इसमें ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों ऐड हैं, ठीक है। तो ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए कुछ एमसीक्यू पढ़ने से पहले, जैसे ये एमसीक्यू इस तरीके से दिए हुए हैं, हर टॉपिक पे दिए हैं, तो एमसीक्यू समझने से पहले कुछ इसके की टर्म को हम समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। अर्थव्यवस्था को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने, इंट्रोडक्शन और आर्थिक विकास, मानव पूंजी, मानव विकास और सतत विकास। आइए पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन, पहले इसके इंट्रोडक्शन में अर्थव्यवस्था का तात्पर्य मुद्रा व व्यवस्था का तात्पर्य कार्य प्रणाली से है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, नियंत्रण आधार पर प्रकार हम देखते हैं, संसाधनों का स्वामित्व और प्रबंधन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यूके, अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करोगे तो है रूस, चाइना। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें भारत, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर हम बात कर लेते हैं विकास के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था। जैसे मैं बात करूंगा फ्रांस, जापान। विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे भारत, चीन। आपको बता दें एक्चुअली में चीन अब विकासशील नहीं है, लेकिन वो अपने को भी विकासशील ही कह रहा है, वो विकसित हो चुका है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जैसे बांग्लादेश, दक्षिणी सूडान। वैश्विक संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था कहाँ की हो सकती है, जैसे भारत है, चिली है, अर्जेंटीना है। बंद अर्थव्यवस्था 1991 से पहले भारत की एक बंद अर्थव्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था में गतिविधियाँ क्या क्या हो सकती हैं, जैसे आर्थिक गतिविधियाँ क्या हो सकती हैं, जैसे डॉक्टर है, शिक्षक है, व्यापारी, ये सब क्या करते हैं, आर्थिक गतिविधियाँ देते हैं। जैसे गैर आर्थिक विधियाँ की बात करें, जैसे सामाजिक सेवाएं, राजनीतिक सेवाएं तथा धार्मिक सेवाएं, ये सब गैर आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। अर्थशास्त्र की शाखाओं की बात करें, समष्टि मतलब मैक्रो अर्थशास्त्र। अगर मैक्रो अर्थशास्त्र की बात करें, जैसे राष्ट्रीय आय, गरीबी, रोजगार आदि। अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स को दिया। अगर विष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो, वो माइक्रो हो, समष्टि माने माइक्रो होता मतलब बड़ा, जिसमें मान लीजिए एक पूरा जंगल है, अगर आप जंगल का अध्ययन करोगे तो वो माइक्रो हो जाएगा। अगर उसमें एक एक पेड़ों का अध्ययन कर रहे हो, कुछ पेड़ जैसे सेलेक्ट कर लेते उनका अध्ययन कर रहे हो तो वो माइक्रो होता है। तो ये वाली अर्थव्यवस्था एक पेड़ है, जबकि ये वाली अर्थव्यवस्था पूरा जंगल है, ठीक है। अगर माइक्रो अर्थव्यवस्था की बात करें, मूल्य भेदभाव, व्यक्तिगत आय। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र।
ऐसे 5 क्षेत्र डिफाइन है। रमेश सिंह में इसमें 3 क्षेत्रों के बारे में बताया गया, तो उन्हीं को हम समझ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि एवं सहयोगी क्षेत्र जो कृषि से रिलेटेड है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं? औद्योगिक क्षेत्र आ जाते हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाते हैं? सेवा प्रदान करना। जैसे आप बस लिए जा रहे हो, बस में आप जो यात्री उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हो, ये क्या है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब तृतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसको मैं डिफाइन कर दूंगा। अगर आगे बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या रही थी, उन्हीं विशेषताओं को समझ लेते हैं। पारंपरिक विशेषताएं क्या हैं? कृषि की प्रधानता, कम प्रति व्यक्ति आय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उच्च जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, आय वितरण में असमानता, आधुनिक विशेषताएं, सुनियोजित अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास। तो ये तो इंट्रोडक्शन का पार्ट था। आइए मैं समझ लेता हूँ आर्थिक विकास के बारे में। ठीक है, आइए आर्थिक विकास में पहला है मानव विकास सूचकांक HDI। 1990 में UNDP द्वारा प्रस्तुत प्रकार में अगर बात करें, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा प्राप्ति सूचकांक, जीवन स्तर सूचकांक, बहुआयामी बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2010 में UNDP और OPHI द्वारा प्रस्तुत में अगर इसके संकेतक की बात कर लें, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जीवन स्तर है। अगर मैं नेक्स्ट टर्म की बात करूं, विश्व खुशहाली रिपोर्ट WHR पहली बार 1972 में किसने दिया था? भूटान के राजा द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, जन्म के समय स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, विकल्पों की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा, लैंगिक असमानता सूचकांक GII, लैंगिक असमानता की माप। अगर इसके मैं संकेतक की बात कर लें, जैसे प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, आर्थिक स्थिति। अगर वैश्विक भूख सूचकांक GHI, कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्पे द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित। संकेतक की अगर बात करें, पोषण के अंतर्गत बच्चों में भारहीनता, जैसे उम्र के अनुसार उनका वजन बहुत कम है, बच्चों का बौनापन, उम्र के अकॉर्डिंग उनकी हाइट ना हो पाना, बाल मृत्यु दर बहुत ज़्यादा। आइए अब बात कर लेते हैं मानव पूंजी, मानव विकास और सतत विकास। मानव पूंजी क्या है? जनसंख्या मानव पूंजी में परिवर्तित। जैसे भारत में आपको पता है युवा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये एक भारत के लिए बहुत खुशी की बात है। इसको किसी अच्छे काम में लगाकर भारत की अर्थव्यवस्था को और अच्छा किया जा सकता है। और शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम उत्पादकता बढ़ाने वाला साधन माना जाता है। कौशल और उत्पादक ज्ञान का भंडार, शिक्षा में निवेश इसका एक मुख्य स्रोत है। स्वास्थ्य, प्रवासन और सूचना में निवेश। मानव पूंजी और आर्थिक विकास परस्पर संबंधित। मानव विकास की बात करें, शिक्षा के आधार पर स्वास्थ्य मानव का अभिन्न अंग है। लोगों में पढ़ने लिखने की क्षमता के साथ साथ लंबा और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता। आर्थिक विकास में बात करें, अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि, मात्रात्मक अवधारणा, पूंजीगत सामान, श्रम शक्ति और तकनीकी में वृद्धि। सतत विकास, वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकास, व्यक्तियों की भलाई सुनिश्चित करना। सतत विकास लक्ष्य SDG 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित
स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित एवं कल्याण को बढ़ावा, सतत विकास लक्ष्य, 17 परस्पर जुड़े वैश्विक लक्ष्यों का संग्रह। आपको बता दें ये डिटेलिंग से नोट्स नहीं है, क्योंकि ये MCQ बुक है। इसके जो डिटेलिंग के हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें डिटेलिंग नोट्स आपको अर्थव्यवस्था के प्रोवाइड कराएंगे, जो कि होंगे 6 से 12 तक। क्लियर है? ये तो सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन की तरीके से है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। तो हम एक पहला क्वेश्चन इसका यहाँ से समझ लेते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था के प्रकार पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए आइए विचार करते हैं। वो कह रहा है विचार करो, तो विचार करो भाई। आपको बता दें ये चैप्टर 1 और जो क्लास 9th एंड 10th की ओल्ड NCERT वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए समझ लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल, भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, ना कि विकसित अर्थव्यवस्था है। तो पहला स्टेटमेंट मेरा क्या है, करेक्ट है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है पूछा क्या जा रहा है, असत्य यहाँ पे पूछा जा रहा है, ना कि सत्य पूछा जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिए। पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा के बात कर लेते हैं। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र विकसित होता है, जबकि औद्योगिक विस्तार में कमी होती है। गलत कह रहा है इसमें, ये नहीं, औद्योगिक क्षेत्र में क्या होती है, वृद्धि होती है, ना कि कमी होती है। दूसरा स्टेटमेंट मेरा क्या है, गलत, इसलिए वो गलत ही पूछ रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन जो बी है वो क्या है, करेक्ट है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो देख लेते हैं जूम करके। क्योंकि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र छोटा होता है, परंतु उसका आकार लगातार विस्तृत होता रहता है और कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकुचित होती जाती है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्रों पर आधारित होती है, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कम होता जाता है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। पिछले कुछ समय से भारतीय अर्थव्यवस्था में भी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के योगदान में बढ़ोतरी हुई है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। आइए मैं इसका सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कथन सही नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, ये क्लास 9th की जो क्लास 11th की जो ओल्ड NCERT है वहाँ से लिया गया। तो हमसे पूछा जा रहा सही नहीं है, तो कौन सा नहीं सही है। कह रहा संपत्ति तथा उत्पादन के संसाधनों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ऐसा ही होता है, जो हमारे पास निजी और सार्वजनिक होते हैं दोनों का स्वामित्व होता है। सेकेंड कहता है इसमें केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण द्वारा आर्थिक नियोजन का निर्माण किया जाता है। ये भी सही है, केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा आर्थिक नियोजन का निर्माण होता है। अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास को बढ़ावा दिया जाता है। बिल्कुल, जो संतुलित विकास होता है उसी को बढ़ावा। अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, ना अभाव नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। आइए अगर इसका एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं जान लेते हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का अभाव समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, ना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगर प्रतिस्पर्धा का अभाव अगर होता है, वो आपको बता दें मिश्रित अर्थव्यवस्था में नहीं होता है, किस में होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, थर्ड क्वेश्चन करा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं पाई जाती है। मतलब सही पाई जाती है उसको नहीं कह रहा है, इसमें कौन सा सही नहीं पाई जाती है, कहाँ से लिया गया है। जो क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है न्यू NCERT में, वहाँ से क्वेश्चन है। क्या ये समझ लेते हैं। उत्पादन के संसाधनों
पर विकास का स्वामित्व होता है। ऐसा नहीं है, सरकार का स्वामित्व नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिए। उत्पादन के संसाधनों पर स्वामित्व होता है, ये विशेषता पाई जाती है। बाजार में निर्गत को बचाने के लिए ही उत्पादन किया जाता है, ये भी सही है। श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है, ये भी करेक्ट है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर सरकार का नहीं बल्कि निजी व्यक्ति या किसी संगठन का स्वामित्व होता है। इसके अंतर्गत बाजार में निर्गत को बेचने के संदर्भ में ही उत्पादन किया जाता है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ अर्जित करना मुख्य उद्देश्य होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय का अर्थ क्या है। कह रहा है उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु उद्यमी द्वारा किया जाने वाला उधार नहीं, उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु किया जाने वाला व्यय, ये सही है। उत्पादन क्षमता को नियंत्रित करने हेतु उद्यमी द्वारा किए जाने वाला शेष संपदा का प्रयोग नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन मेरा भी क्या है, सही। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय का अर्थ उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु किए जाने वाला व्यय होता है। इससे उत्पादन की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है एवं मांग के अनुरूप पूर्ति को बनाए रखा जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी उद्यमी लाभ प्राप्ति के बिना व्यय करना नहीं चाहता। यदि बाजार में वस्तु व सेवाओं की मांग कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उद्यमी निवेश व्यय को रोक देता है। आइए मैं लास्ट क्वेश्चन आज का, बाकी क्वेश्चन में अगली क्लास में करेंगे। एक मिनट, क्या कहता है, संसाधनों के स्वामित्व तथा प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपसे सत्य नहीं पूछा जा रहा है, कह रहा असत्य कौन सा इनमें से गलत है। यह क्लास जो 11th की ओल्ड NCERT है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तथा अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में विकसित किया गया है। करेक्ट, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फिर कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी उद्योग स्वामित्व उस उद्योग उत्पादन के केंद्र में रहते हैं और एक मिनट पानी पी ले, गला सूख गया भाई। चलिए देखते हैं। अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में वर्गीकृत किया गया है। करेक्ट। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी उद्योग उत्पादन के केंद्र में रहते हैं और उत्पादन की कीमत को नियंत्रित करते हैं। सही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार सरकार वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का निर्णय लेती है। हाँ, जो चौथा स्टेटमेंट है इसमें क्या कहता है, भारत में निजी उद्योगों के कारणों का नियमन तथा निर्देशन सरकार नहीं करती है, जबकि सरकार ही करती है। कह रहा नहीं करती, इस कारण ये स्टेटमेंट क्या हुआ है, गलत हुआ है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहिए देख लीजिएगा। क्योंकि भारत में निजी उद्योग के कारणों का नियमन तथा निर्देशन सरकार के पास है। बाकी इसके क्वेश्चन से मैं अपने नेक्स्ट क्लास में करूँगा। ओके।